दोस्तों स्वागत है आपका लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। अभी जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी, हम पार्ट डी देखते हैं स्थावर संपत्ति के बारे में। बात के बारे में स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 145 हम देखते हैं, जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिसंपत्ति भंग होना संभव है, वहां प्रक्रिया। जैसा कि इसकी डेफिनेशन के हेडिंग से संबंध में समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ जो विवाद हो सकता है, जो संपत्ति जहाँ भूमि है या जल है से संबद्ध विवाद हैं, तो उससे परिसंपत्ति भंग हो सकती है। उसके बारे में संभाव्य वहाँ प्रक्रिया क्या होगी, तो हम सेक्शन 145 का डेफिनेशन देखते हैं। पहले क्लॉज नंबर 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिसंपत्ति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध अधिकारों से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। मतलब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, वहाँ विवाद किससे संबंधित है, भूमि या जल से संबंधित है और उससे परिसंपत्ति भंग होने की संभावना है। और न्यायालय को ऐसा स्वयं की प्रेरणा से, मतलब खुद को इत्तला मिली है, पुलिस की रिपोर्ट से इत्तला मिली है मजिस्ट्रेट को, या उसको इत्तला पे समाधान हो रहा है, या पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट के आधार पर से लग रहा है कि कोई विवाद होने की संभावना है और उससे परिसंपत्ति भंग होने की संभावना है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसी परिसंपत्ति भंग होने की संभावना तब वह अपना समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए, ठीक है, ऐसे विवाद से संबद्ध जो पक्षकार हैं उनसे अपेक्षा करते हुए एक लिखित आदेश देगा, जिसमें तारीख निश्चित होगी और समय निश्चित होगा, जहां पे स्वयं उपस्थित हो या प्लीडर के माध्यम से प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो, और विवाद की विषय वस्तु पर जो विवाद हो रहा है, जिस पे डिस्प्यूटेड थिंग्स हैं या विषय वस्तु है, जिस पे इशू है, वास्तविक कब्जे के तथ्य, जिसका वास्तविक कब्जा है उसके तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करे। मतलब अपने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित सबूत या तथ्य को वहाँ पे प्रस्तुत कराए। समय और स्थान न्यायालय निर्धारित कर देगा। उसको इत्तला मिली है पुलिस की रिपोर्ट्स पे, ऐसा लगता है, तो ये क्लॉज 145 का क्लॉज 1 था। अब क्लॉज 2 की बात करते हैं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। मतलब यहाँ पे जो वो कह रहे हैं भूमि या जल, जल मतलब मीन क्षेत्र हो सकता है ना, फसल हो सकती है, भवन हो सकते हैं, बाजार हो सकते हैं और अन्य उपज हो सकती है, और ऐसे की संपत्ति जो संपत्ति हैं इनके बारे में बात की, उनके किराए हो सकते हैं, उनसे उत्पन्न लाभ हो सकते हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। क्लॉज 3 है, इस आदेश की एक प्रति की तामील जो आदेश न्यायालय करेगा इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से, मतलब संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो पक्षकार हैं, उनको जो तामील होगी आदेश की कि वो स्थान और समय पर उपस्थित हों और तथ्य पेश करें, तो वो जो आदेश की प्रति है वो न्यायालय के माध्यम से समन, जैसे समन की तामील होती है वैसे तामील उनके ऊपर होगी। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट जो मजिस्ट्रेट है निर्देशित करेगा भाई किसको करनी है, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर, जो विवाद की विषय वस्तु है, चाहे मीन क्षेत्र है, भवन क्षेत्र है, बाजार है, फसल है, उस स्थान पे, उसके निकट किसी सहजरस स्थान पे लगाकर प्रकाशित की जाएगी। मतलब वहाँ भी वो लगा दी जाएगी जो विवादित स्थान में एक प्रति उसकी आदेश की, और उनको भी समन की तामील के माध्यम से उनके पास पहुँचाई जाएगी जो पक्षकार हैं उस विवादित विषय वस्तु के। सेक्शन 145 क्लॉज 4, मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के लिए अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा तभी सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जैसा वह ठीक समझे, और यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। मतलब अब क्या हो गया, दोनों को बुलाया है, कम से कम एक प्रति उन पर पहुंचा दी गई है, और उनके द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनको सुनेगा, साक्ष्य लेगा, और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हों लेने के बाद, और इसके अलावा उस जो विवादित संपत्ति है उस विषय वस्तु पर कब्जा रखता था कोई व्यक्ति, यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था, कब तक कब्जा रखता था, वो सब वो देखेगा। ठीक है। अब इसमें परंतु दे रखा है, यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् व निर्दोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। मतलब जो न्यायालय ने आदेश दिया है ना, और उस तारीख से 2 मास के पूर्व कोई व्यक्ति को बेकब्जा कर दिया गया था, उसको या उस तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा कर दिया गया था, मतलब ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उनके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा कर दिया गया था, मतलब जबरदस्ती उसको हटा दिया गया था, तो न्यायालय क्या मानेगा कि उसके आदेश की तारीख पर भी उसी का कब्जा है, उस संपत्ति पर उसी व्यक्ति का कब्जा स्वीकार करेगा, मतलब उस आदेश की तारीख को भी उसका कब्जा था, ऐसा न्यायालय मानेगा। क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है, इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दीकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। ठीक है। मतलब यदि आप जो उपस्थित हुए व्यक्ति पक्षकार हाजिर होने के लिए अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगा, मतलब जो आए हैं पक्षकार उनको दर्शित करने से रोकेगा कि उस पर कोई विवाद नहीं रहा, विवाद वर्तमान में नहीं है या नहीं रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसी दशा मजिस्ट्रेट उक्त आदेश को रद्द कर देगा, कार्रवाई रोक देगा। उसमें मान्य किंतु लिखा है उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दीकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। ठीक है। उसका जो आदेश होगा वो कैसा होगा, रद्दीकरण के मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दीकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा, मतलब आदेश अंतिम हो जाएगा। वहीं क्लॉज 6 है, यदि मजिस्ट्रेट यह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि से सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, और या निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा, और जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष भी कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। अब वहीं वो क्लॉज 6 में कह रहे हैं, यदि मजिस्ट्रेट को यह निश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, उसमें क्या था कि उसको जबरदस्ती कब्जे को हटा दिया था उसका, और व्यक्ति 2 महीने पर उसमें काबिज हो गया था, तो न्यायालय ने यह माना था कि उस तारीख को भी, जिस तारीख को न्यायालय ने आदेश दिया है वो व्यक्ति का ही कब्जा है, तो उसको कब्जा दिया जाएगा, उसको कब्जा दिया जाएगा, और उसको उसी अनुक्रम में बेदखल नहीं किया जाएगा और उसको निषेधित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी निषेधित की कार्रवाई नहीं की जाती है, और बेदखली ना की जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा, ऐसा आदेश जारी रहेगा। और जब वह उपधारा 4 के पंथों के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष भी कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है, मतलब जबरदस्ती किसी को हटा दिया गया था, जैसे हटा दिया था आदेश के तारीख से 2 महीने पहले, तो ऐसे व्यक्ति को वापस कब्जा दिलाया जाएगा और वो उस पर काबिज रहेगा। तो ये न्यायालय जिसका कब्जा है वो शांतिपूर्ण तरीके से उसमें रह सकता है जब तक कि न्यायालय का अन्य आदेश नहीं होता। ख
खा है 6 का, जब इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अभिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। अच्छा, इस जो सेक्शन 6 है इसमें जो आदेश दिया गया है कि व्यक्ति काबिज रहे हो तब तक काबिज रहे जब तक कि उसको न्यायालय के अन्य निर्देश के अंतर्गत भी कब्जा न कर दिया जाए, तो इस आदेश की तामील भी आज जो क्लॉज 3 है इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत ही तामील की जाएगी, मतलब समन की तामील की तरह ही तामील की जाएगी। अब क्लॉज 7 है 145 का ही, जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा, और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति कोई पक्षकार है, ऐसी कार्यवाही के पक्षकार है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्रवाई का मौका देगा, पक्षकार बना लेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि अन्य और कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार की ऐसी कार्रवाई के विधिक पक्षकार कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सब व्यक्तियों को उस कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो मृत कोई व्यक्ति मर गया तो उसका विधिक पक्षकार, विधिक उसका जो विधिक प्रतिनिधि होगा वो उसका पक्षकार हो जाएगा। लेकिन यही विवाद हो रहा है कि उसके विधिक पक्षकार कौन है, तो जो व्यक्ति उसके लिए विधिक पक्षकार के लिए दावा करते हैं उन सबको मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि पक्षकार बना लिया जाएगा और कार्रवाई चलेगी, जांच चालू है। अब क्लॉज 8 है, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर इस संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के बेअन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। वहीं अब न्यायालय देख रहा है कि जो संपत्ति विवादित है उस संपत्ति में जो फसल लगी है या जो भी चीज़ है वो ऐसी प्रकृत्या क्षयशील है और शीघ्रता नष्ट होने वाली है, तो न्यायालय या तो उसको विक्रय करवाएगा या उस संपत्ति की रक्षा करेगा और जो भी आगम आएंगे उनको वहाँ पे संभाल के रखा जाएगा, विक्रय आगम को बैन के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जैसा न्यायालय ठीक समझे। वहीं क्लॉज 9 है, यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन या निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज चीज पेश करे। वहीं इस पूरी कार्रवाई में जो पक्षकार आए हैं वो अपने जो तथ्य और साक्ष्य पेश करते हैं वो साक्ष्य पेश उपस्थित कर रहे हैं, उसमें कोई साक्षी है जिसकी उपस्थिति वे चाहते हैं तो न्यायालय उनको समन करके साक्ष्य के रूप में समन कर सकता है और निर्देश दे सकता है और उन साक्षी को समन करके बुला सकता है, समन करके व्यक्ति को बुला सकता है और दस्तावेज को बुला सकता है। ठीक है, वहीं क्लॉज 10 है, इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का हाल परिगणन करने वाली नहीं। वहीं उन्होंने एक और दे दिया इसमें सेविंग क्लॉज कि सेक्शन 107 के अंतर्गत जो न्यायालय के पावर है, शक्ति है काम करने की, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको अल्पीकरण करने वाली ये सेक्शन 145 नहीं समझी जाएगी। मतलब हमने सेक्शन 145 में क्या देखा है कि कोई विवादित संपत्ति है और उससे विवाद हो सकता है, वो जल हो सकता है, भूमि हो सकती है और उस पर विवाद हो रहा है, विवाद बढ़ रहा है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए न्यायालय दोनों पक्षकारों को बुला सकता है, उनके बीच में दोनों की कार्रवाई को सुन सकता है, देख सकता है और उनको अच्छी तरह से निपटा सकता है।